नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मैं और मेरे सहयोगी राजा शर्मा, जो कि हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ हैं, हम साथ मौजूद हैं। रसोई घर में जो ईरान इराक युद्ध की आग पहुंची थी, वो आप धीरे धीरे सड़कों पर पहुंची है, वाहनों पर पहुंच गई है और ये बड़ा इम्पेक्ट डाल रही है। रसोई घर में गैस महंगी हो गई, मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है और पेट्रोल डीजल की लाइनें लगी हुई हैं। राजा भाई, ये तात्कालिक सबसे बड़ी समस्या है आम आदमी की, और ये इसका जो मूल कारण है युद्ध, क्या कहते हैं इसको लेकर आप? देखिए, हमने जब पिछली बार भी टॉक शो किया था तो मैंने इसका जिक्र उस समय भी किया था कि किसी भी आग की लपटें नहीं तो आँच तो आती है। ये ध्यान देखिए आप, आग जहाँ भी लगती है ना, लपटें नज़दीक वालों को आती है, आँच उनसे थोड़ी दूर वालों को आती है। तो मिडिल ईस्ट में यदि युद्ध चल रहा है तो दुनिया अब ग्लोबल है सर, और जब ग्लोबल है तो कोई भी लोकल और कोई ग्लोबल का अंतर बचा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमने कभी नाम सुना था क्या, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्या होता है? सही बात, नाम सुना था क्या? सही बात है। हम तो समझते भी नहीं थे कि क्या चीज़ होती है। ये लोग जो उनसे डील करते हैं उन्हीं का सब्जेक्ट था, लेकिन अब बच्चे बच्चे के जुबान पे है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्या होता है। अब हमको मालूम पड़ा कि ईरान का वो एक ऐसा रोड मैप है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ, हम अन्य देशों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम गैसेस हमको सप्लाई होती है, ठीक है। तो जब किसी चीज़ से वास्ता पड़ता है तब उसकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ती है। तो अब आपने जैसा जिक्र किया कि एलपीजी के सिलेंडरों पे हम पिछले 15-20 दिनों से देखते आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारें हमारे देश में लगने लगी। एलपीजी के रेट भी बढ़ चुके थे, तकरीबन 60-70 रुपये बढ़ भी चुके थे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये था कि कमर्शियल सप्लाई कंप्लीट बंद कर दी गई थी। अब धीरे धीरे स्मूथ कर रहे हैं। कंप्लीट बंद करना मतलब होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, प्लस बाहर से आए स्कूल कॉलेज के बच्चों को टिफ़िन सेंटर्स में, यहाँ एकदम तरीके से देखा तो पेट पे ताला लगने की स्थिति हो गई थी ना, क्योंकि इनकी तो डिपेंडेंसी, उन बच्चों की डिपेंडेंसी तो उन्हीं रेस्टोरेंट पे या फूड सेंटर्स पे ही होती है। और होटल इंडस्ट्रीज पे जिस तरीके से कमर्शियल सप्लाई पे एक प्रकार से रोक लगा दी गई थी, तो ये कोई सामान्य बात नहीं थी। ये तो चलिए ठीक है, धीरे धीरे मैटर स्मूथ हो रहा है। तो अब वो परिस्थितियाँ जैसे हम थोड़ा सा रिकवर कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल का पैनिक खड़ा हो गया। देखिए, यदि कोई किसी से सवाल पूछ ले, यदि किसी पंप पे 2000 लोग खड़े हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं, उनसे कोई पूछ लीजिए एक व्यक्ति जाकर कि भाई साहब आप क्यों खड़े हो, आपको इतनी जल्दी क्या है कि 5 लीटर पेट्रोल भराना है या 15 लीटर पेट्रोल भराना है, क्या होने वाला है, कल बताइए, क्यों ऐसा आप कर रहे हो? उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। किसी को कुछ नहीं मालूम हम क्यों खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है, भीड़ खड़ी है, तो हम भी वहाँ लाइन में लग जाते हैं, ऐसा ना हो पेट्रोल डीजल न मिले। ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं मौजूदा परिदृश्य के अंदर। शासन भी इस बात को, प्रशासन भी इस बात को मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार डीएम और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इस बात को सप्लाई पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि हैदराबाद से लेके, गुजरात से लेके इंदौर तक हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की लाइन लगी पड़ी है, पेट्रोल पंप पे देर रात तक लोग खड़े हुए हैं। क्योंकि हम उस बात की तह तक जाना ही नहीं चाहते हैं। भाई कोई लॉकडाउन तो लग नहीं रहा है। चलिए, अब कोविड में तो एक लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, मोदी जी ने खुद ने अनाउंस कर दिया था। अरे ये तो स्मूथ चल रहा है ना। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके आपूर्ति के सिस्टम में कोई बदलाव हो, अलग विषय हो, इसकी संभावनाएं है ना। लेकिन आज हम खड़े हो गए क्योंकि हमको इस बात का डर रहता है कि ऐसा ना हो कि पेट्रोल डीजल हमको कल से मिलना बंद हो जाए, पेट्रोल पंप पे सप्लाई बंद हो जाए, हमको वहाँ से सप्लाई नहीं मिल रही है। ये सब बातें एक पैनिक है, अफवाह है। अफवाह के चक्कर में पूरा शहर खड़ा हो गया, देर रात तक खड़ा हो गया। किसी एक व्यक्ति को कारण नहीं मालूम है कि हम क्यों खड़े हैं, किसी एक के पास जवाब नहीं रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, हम लोग अफवाहों के पीठ पर सवार होकर यात्रा करते हैं और वहीं गाड़ी खड़ी कर लेते हैं जब भीड़ खड़ी होती है। बहुत सही बात कही आपने, स्टेट ऑफ होर्मुज़ की बात कही कि इस शब्द का लोगों ने कभी समझा ही नहीं था। ऐसे ही कोरोना काल के दौरान अगर हम देखें तो हमें क्वारंटाइन या रेमडेसिविर जैसे शब्दों की जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें बाद में जानकारी होती गई। तो हर एक घटनाक्रम एक नए शब्द को जन्म देता है, नई बात को जन्म देता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे भाई? नहीं, मैं तो वही बात आपसे कह रहा हूँ जिस पे आपने जिक्र किया कि एलपीजी और पेट्रोल डीजल ये देश के 2 हॉट टॉपिक बन चुके हैं और इनका वास्ता हर आम आदमी से है। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों से जीवन संचालित होता है। ये दोनों चीज़ें जो है हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई है। लेकिन हमको ये समझना तो होगा कि ये पैनिक क्यों क्रिएट हो रहा है, ये पैनिक किसके कहने में। सोशल मीडिया में यदि कोई व्यक्ति, अननोन व्यक्ति कहीं पे भी लिख देता है कि पेट्रोल डीजल की क्राइसिस है, तो हम स्कूटर लेके, मोटरसाइकिल लेके, कार लेके पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं। पहले उसका कंफर्मेशन लीजिए कि क्या होने वाला है, ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है कि हम भीड़ का हिस्सा
बनते जा रहे हैं। दूसरी बात, कमर्शियल वाले पार्ट पे मैंने आपसे पहले भी कहा कि कमर्शियल सप्लाई वाकई ही पेट पे ताला लगाना जैसी स्थिति थी। होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटलिटी पूरी इंडस्ट्री से प्रभावित हो रही थी, हो भी रही है। अनेक लोगों के, लाखों लोगों के रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। प्लस आप देखिए देश के अंदर जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो देश भर में ट्रैवल करते हैं, उनकी भोजन का जो साधन है वो ढाबे होते हैं। ढाबों पे कमर्शियल सिलेंडर लगता है। यदि मोर और लेस आप कमर्शियल सिलेंडर रोक देते हो तो न जाने कितने लोग इसमें सफ़र करते हैं। तो अब ठीक है, धीरे धीरे स्मूथ हो रही है। सरकार अपनी बेहतर तरीके से नज़र बनाई हुई है। मोदी जी ने कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कहा कि आने वाला दिन टफ है, तो उनकी चुनौतियां वो समझ भी रहे हैं। और इन चुनौतियों के मद्देनज़र हमको बहुत ही प्रिकॉशनरी पार्ट पे, एहतियात के तौर पे कोई भी कदम उठाना चाहिए। राजा भाई, अभी आपने कहा कि मोदी जी ने लोकसभा राज्यसभा में कहा कि हमें कुछ परिस्थितियों के लिए तैयार होना चाहिए। मोदी जी ने जो कहा, कोरोना जैसी परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और उसके बाद जो ये पैनिक क्रिएट हुआ पेट्रोल डीजल का, क्या लगता है कि लोगों ने उससे कनेक्ट करने के बाद इस तरह की स्थिति आपाधापी की मची? देखिए, मैंने इस पर कल भी लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में उनका जो स्पीच था वो देश के आने वाली चुनौतियों को संदर्भ था। उन्होंने कोविड का संदर्भ में जिक्र किया कि हमने कोविड में भी इन चुनौतियों से पार पाया है, इस बार भी पार पा लेंगे। देश की जनता को एकजुट होना होगा, देश के पॉलिटिकल लोगों को सब एकजुट रहना होगा। हम एकजुट रह के किसी परिस्थिति से पार पा सकते हैं। लेकिन हमारे अलग अलग समझ के अलग अलग लोग हैं। उनको ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड में तो लॉकडाउन भी लगा था, आने वाले दिनों में कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए। तो व्यक्ति एज्यूम कर लेता है, खुद ही मान लेता है कि ऐसा हो सकता है। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए नहीं है कि कोविड एक महामारी बीमारी थी, उससे एक दूसरे को इन्फेक्शन फैल रहा था, इसलिए आपको घरों में बिठाया गया था। लॉकडाउन का मतलब ये था कि आप यदि इन्फेक्शन न फैले, आपसे वायरस से दूर रहोगे, इसलिए आपको घर बिठाया गया था, इसलिए लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन की 1000 किलोमीटर, 1000 कोस तक कोई संभावना नहीं है, देश दुनिया में भी नहीं है। सप्लाई को लेकर, चेन को लेकर डिस्टर्बेंस होता है, स्मूथनेस होता है, उसमें सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। मुझे कोई संदेह नज़र नहीं आता। हाँ, कीमतों में वृद्धि हो अलग विषय है आने वाले समय में, वो भी मेरा मानना है। जब तक 5 राज्यों के चुनाव है, सरकार ऐसा गेम प्लान भी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को वोट भी चाहिए, सरकारें भी बनाना है। तो सरकार इमोशनली नहीं चलती, प्रोफेशनली चलती है। सरकार को अभी जब तक चुनाव न हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि रूटीन वाले पेट्रोल डीजल पे प्राइस वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ, जो प्रीमियम है उस पर शायद पेट्रोल पे भाव बढ़े हैं, लेकिन रूटीन वाले पे बढ़ती ऐसी मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। आपने जो बात कही मैं उससे सहमत भी हूँ। सहमत इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोगों को आगाह करने की बात कही थी, उसमें कहीं न कहीं इस बात का संकेत था कि अगर ईंधन से रिलेटेड या एलपीजी या पेट्रोल डीजल से रिलेटेड कोई चुनौती आती है, तो हमें अपने जो ट्रैवल प्लान हैं, जो हम डेली यात्रा कर रहे हैं, उसमें कटौती करना होगी। हमें घर से ऑफिस के काम करने होंगे, या कहीं बाहर जब ज़्यादा घूमने जाते हैं, या गैस का जो वेस्टेज करते हैं उसको मिनिमाइज़ करना होगा। इस तरह के संकेत उन्होंने दिए थे, और शायद लोगों ने उसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में ले लिया, लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में ले लिया, तो इससे ऐसी स्थितियाँ निर्मित हुई। राजा भाई, हॉटलाइन पे लगातार आप कुछ ना कुछ नया हमेशा देते ही रहते हैं, और दिन में जब 10-15 बार हॉटलाइन देखते हैं तो कोई नई चीज़ निकल कर आती है। नई से मेरा मतलब अनोखी चीज़ निकल कर आती है। आपने भी कुछ दिन पहले ऐसा प्रेडिक्शन डाला था कि ईरान के आगे अमेरिका का घमंड चूर होगा। वो स्थितियाँ दिख रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान जाने वाले हैं, पर एक ये चीज़ समझ में नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार तो नरेंद्र मोदी जी से बात करते हैं, और उसके बाद अगले दिन उनके उपराष्ट्रपति का पाकिस्तान जाने का प्लान बनता है इस युद्ध में वार्ता के लिए, समझौता वार्ता के लिए। तो ये क्या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है? देखिए, 2 अलग अलग बातें हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि ईरान के सामने अमेरिका के स्वर ढीले होंगे, ये बात जब हमने पिछली बार करी थी तो उस समय भी मैंने कहा था कि ईरान को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आप। ईरान को दुनिया ट्रंप के आभा मंडल में आकर ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। मेरा स्पष्ट मानना था ईरान अपने आप में शस्त्र के लिहाज से बहुत पावरफुल शख्सियत है। ईरान के पास 2 टूल मजबूत है। एक तो आपका जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, उसकी चाबी उसके पास है। हमको समझ में आने लगे कि हॉर्मुज़ बंद होने से कितना हमको दुनिया को एकदम समझ में आ लगा, 15 दिन में समझ में आने लगा। तो उसके पावर्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्लस अमेरिका और इजराइल 2 लोग मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं। सही बात है। और ईरान अकेला है, ध्यान रखिए आप। तो ये दोनों अपने आप में वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकतें हैं, शस्त्र के नाम से, इकोनॉमी के नाम से, सुपर पावर के नाम से।
और यदि इन दो देशों से ईरान यदि तटस्थ भाव से लड़ रहा है, उसके राष्ट्र नेता की मौत होने के बाद भी, जिसमें अभी तक डाउट है कि मौत हुई है कि नहीं हुई, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ सस्पिशियस बना हुआ है भी, ठीक है। तो इस लेवल पे यदि दो देशों से ईरान लड़ रहा है, पिछले 25 दिन से एक जैसा लड़ रहा है, और मिडिल ईस्ट में तमाम अरब कंट्रीज़ के ऊपर उसने अटैक किए, तो मैंने आपको याद हो पिछली बार भी अपने टॉक शो में कहा था कि अमेरिका की ये चाल रही है, कूटनीति रही है कि मुस्लिम देशों को आपस में लड़ा दीजिए। तो मिडिल ईस्ट में जितने भी ठिकाने अमेरिका ने अपने बेस बनाए ना, उसके कारण दुबई बर्बाद हो रहा है। देखिए आप, सही बात। दुबई देश की आर्थिक व्यवस्था का बड़ा सेंटर और हब बन के उभरा था। वहाँ पे पैसा लोगों का पार किसने होने लगा था कि वहाँ पे कोई टैक्सेशन पे आपसे कोई पूछने वाला नहीं था। रियल इस्टेट वहाँ पे पीक पे था। देश दुनिया के इंटरनेशनल लेवल के इन्वेस्टर वहाँ आ चुके थे, और वहाँ अपने आप में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन चुका था। अब लोग दुबई छोड़ कर जा रहे हैं। क्यों छोड़ कर जा रहे हैं कि ईरान ने मुस्लिम कंट्री होते हुए भी दुबई पे अटैक किया। इसलिए अटैक किया कि अमेरिका ने उसको अपना बेस बना रखा है। तो जो आपने जिक्र किया कि आपने कहा था कि अमेरिका के सूरज ढीले होंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ईरान को आप अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। ये युद्ध लंबे चलने वाले सिलसिले हैं। अभी थोड़े दिन रुक जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, चल जाएंगे, रुक। ये 2026 तो युद्ध का ही साल है सर। इसको तो आप भूल जाइए कि शांति होगी। और मैं यदि आगे की बात करूँ तो वैसे तो 2029 तक तो पीक रहेगा। ये मेरे सितारों के अध्ययन के आधार पर बता रहा हूँ। दुनिया 2032 तक डिस्टर्ब रहेगी, कई बार ज़्यादा रहेगी, कई बार कम रहेगी। इसमें सितारों का समीकरण ऐसा बना हुआ है कि इकोनॉमिकली पॉलिटिकली अनरेस्ट रहना ही है। कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। हमारे भारत में भी आपको आने वाले दिनों में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। ये आपको मैं प्लेनेटरी इक्वेशंस के आधार पर बता रहा हूँ। अब आपने जिक्र किया जेडी वेंस का कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान गए हैं। अब आप देखिए, ट्रंप एक तरफ तो मोदी को कॉल करते हैं और दूसरी तरफ जेडी वेंस को पाकिस्तान भेजते हैं। संदेश क्या देना चाह रही है ये देखिए अब राजनीति के अंदर। तो क्या मध्यस्थ पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कराए? खुद आतंकी देश है, खुद को रोटी खाने के वादे पड़े हुए हैं, भूख मरी का शिकार है। उसके बाद भी यदि आप बात करो कि अमेरिका और ईरान में पाकिस्तान सुलह कराए, तुर्की सुलह कराए, ये बिल्कुल नहीं है। ये एक चाल है भारत को संदेश देने की कि देखिए पाकिस्तान भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंस है जितना भारत है। ट्रंप ने पिछले 6 महीने उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। भारत को कितना दिया है ये अलग विषय, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो मेरा ये मानना है ये ट्रंप का मतलब दोहरा चरित्र है। एक लाइन की बात है, ट्रंप डबल स्टैंडर्ड से चलते हैं। ट्रंप चोर को बोलते हैं चोरी कर, साहूकार को बोलते हैं जागते रहे। ट्रंप की ये रणनीति है, इसलिए ये देश दुनिया डिस्टर्बेंस है। आपको ध्यान हो तो मैंने पहले भी कहा था कि ट्रंप के पाप भोगेगी दुनिया, क्योंकि सुपर पावर होने का जो आपके पास अहंकार आ जाता है ना, जब आपके पास शक्तियों का अहंकार आ जाता है ना, तो आप दुनिया में किसी को समझते नहीं हो। अब ये दुनिया डिस्टर्बेंस ट्रंप के कारण हो रही है। इजराइल तो एक पपेट है इसके अंदर। कितनी सारी चौंकाने वाली जानकारियां और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन राजा भाई ने भी कर दिया है। और मेरा ऐसा मानना है कि राजा भाई जब ये प्रिडिक्शन करते हैं तो लगभग ये प्रिडिक्शन सही साबित होते हैं। और राजा भाई की इन्हीं अदाओं के, इन्हीं प्रिडिक्शंस के लोग दीवाने हैं। कई बार अभी आज ही मैं कहीं बैठा था और बात कर रहा था, तो राजा भाई को लेकर एक सज्जन वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड रहे हैं, वो कह रहे थे कि ठोक बजा कर लिखता है राजा, और जो लिखता है वो दमदारी के साथ लिखता है। तो ऐसे हैं राजा भाई। बहरहाल राजा भाई, युद्धों की विभीषिका पर हमने बात कर ली, एलपीजी पर बात कर ली। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम देखने की बात करें, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें, तो शेयर बाजार वोलेटाइल है। एमसीडीएक्स की बात करें, सोने चांदी की बात करें, तो सब कुछ उथल पुथल है। कहीं कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं कोई ऐसा प्रिडिक्ट करने वाला नहीं है कि क्या सोना चांदी तेज होगा, नीचे जाएगा, या फिर शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। कभी भी कुछ भी हो रहा है। इस पर जरा प्रकाश जरूर डालिए। नहीं, यदि आपको याद हो तो हमने पिछले टॉक शो में हमें एक बात करी थी कि ये जो कमोडिटी मार्केट है जिसमें सोने और चांदी का जो गेम चल रहा है, एक बार चांदी 4 लाख चली गई थी, सोना 170-180 के आसपास चले गया था। तब भी मैंने ये कहा था, इस सट्टे बाजार और सट्टाबाजी का खेल है। सटोरिये जितने, इसमें देखिए सबसे बड़ा होता है फंड रेजर जो होते हैं ना, फंड रेजर बड़ा गेम प्ले करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो फंड रेजर के रूप में आते हैं। उनको मालूम है कि हम अभी तेल में तो पैसा लगा नहीं सकते, तेल के तो ऑलरेडी वॉलेटिलिटी इतनी बड़ी है, और उसको स्टोर कहाँ करेंगे यदि हमको डिलीवरी लेना होगी। तो गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीज़ है कि मिलियन बिलियन डॉलर्स एक ही बार में लगा दिया जाता है, और आप एक बास्केट में आ जाता है वो गोल्ड आपके पास जब डिलीवरी लेने की बारी है। तो फंड रेजर इस गेम को प्ले करते हैं, जिसको मैं सट्टेबाजी कहता हूँ, ठीक है।
तो जब मैंने आपको याद है जनवरी में भी कहा था कि एक बार दिवाली के पहले कहा था कि एक बार गोल्ड 1.5 लाख तक जाएगा, फिर नीचे आना स्टार्ट होगा जी। फिर आपको ध्यान होता है जब चांदी अराउंड 4 लाख चली गई तो मैंने कहा 2 लाख के आसपास और फिर आ जाएगी, देखिएगा आप। बिल्कुल तो सही। ये फंड रेजरों का गेम होता है, सट्टेबाजी का खेल है ये। तो इसमें टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको पिछली बार भी शेयर की थी, फिर रिपीट कर देता हूँ। गोल्ड और सिल्वर और कॉपर ये तीनों चाइना और अमेरिका के बीच का खेल है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, चाइना ट्रेड करता है, डील करता है कमोडिटी में। मैन्युफैक्चरिंग का तो अपने आप में हब है वो, लेकिन चाइना का मेन कोर है कमोडिटी, अमेरिका का मेन कोर है इक्विटी, डॉलर। तो जब दुनिया का पैसा कमोडिटी में जाने लगता है ना, गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर में जाने लगता है, तो अमेरिका को कष्ट होता है। फिर अमेरिका जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लाता है, मार्जिनल थ्योरी बढ़ाता है, इसके कारण लोग पैसा वहाँ इन्वेस्ट ना करें। तो जब मार्जिनल थ्योरी आती है तो फिर मार्केट डाउन होने लगता है। तो आप समझ लीजिए अमेरिका, अभी जैसे बाजार आज फिर बढ़ा, तो अमेरिका एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है कि नहीं 5 दिन सीज फायर होने वाला है, तो फिर हमारे निवेशक जो हैं 1500 पॉइंट का बाजार बढ़ जाता है। फिर एक अनाउंसमेंट होता है कि नहीं ये लंबा चलेगा, बाजार गिर जाता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड बिजनेस हो चुके हैं, इसमें सेंटिमेंट्स बेस्ड बिजनेस हो चुके हैं। इसकी ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं मालूम होती है कि कहाँ जाके बाजार टिकेगा। 1 लाख स्टॉक मार्केट जा चुका था, अब 70-75 के आसपास टिका हुआ है। निफ्टी तो रोज क्रैश हो रहा है। मैं फिगर पढ़ रहा था सर, पिछले 20 दिनों में 60 लाख करोड़ रुपए, रिपीट कर रहा हूँ, 60 लाख करोड़ रुपए वाइप हो चुके हैं मार्केट से। लोग निवेशकों का नुकसान हो चुका है, लेकिन पैसा कंप्यूटर पर रखा हुआ है। आज बढ़ा है, कल फिर घट जाता है, बढ़ जाता है। ये सट्टेबाजी का खेल है और सटोरियों की चिंता हमको करना भी नहीं चाहिए। सटोरियों की चिंता उनके कर्म, उनके व्यापार, उनकी थ्योरी करें। सही बात है राजा भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजी का खेल है और उसी से ये सट्टा बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे ये आर्थिक स्थितियां निकल रही। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इतने रुपयों का नुकसान निवेशकों को हो चुका है। तमाम सारी बातें हमने इस शो में की है। हमने देश की जो अर्थव्यवस्था पर बात की है, जो एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत पर बात की है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात की है और राजा भाई के सो कई सारे प्रेडिक्शंस आपने भी नोट कर लिए हैं, तो इनको नोट कर लीजिएगा। आने वाला समय इसकी पुष्टि आपको करके दिखाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।